हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.1। ठीक है जी। अ मैन हैज 6 कोट्स 7 शर्ट्स एंड 8 पेयर ऑफ ट्राउजर्स। इन हाउ मेनी वेज कैन ही मेक अप अ कंप्लीट सूट ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है जी। अब सवाल ये है हमारे पास कि सवाल ये है कि एक आदमी है, उसके पास 6 शर्ट्स हैं, 6 कोट्स हैं, 7 शर्ट्स हैं और 8 पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैं। ये बोल रहे हैं कि एक सूट उसको बनाना है डिफरेंट अरेंजमेंट्स के साथ। कभी शर्ट उठानी है, कभी कोई शर्ट, कभी कोई कोट, कभी कोई ट्राउज़र, उसको उठाकर जो है कि उसने क्या करना है कि मतलब एक सूट बनाना है। तो कितने वेज से वो जो है कि अपना सूट चेंज कर सकता है, मतलब उसका कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाए, ठीक है जी। तो कितने वेज हो सकते हैं? तो हम कहेंगे इसके पास जब 6 कोट हैं तो वी हैव हाउ मेनी, वी हैव 6 चॉइसेस। ही हैज मतलब उस बंदे के पास 6 चॉइसेस हैं कि कोई भी कोट सिलेक्ट कर सकता है। तो इट हैज़ 1 2 एंड 3 बिकॉज 3 आइटम्स हैं उसके पास, कोट है, शर्ट है, ट्राउजर है। तो 1 2 3 3 स्लॉट मैंने बना लिए। अब देखें उसके पास 6 कोट हैं तो उसके पास 6 चॉइसेस हैं, कोट कोई भी सिलेक्ट करे। उसके बाद 7 शर्ट हैं तो उसके पास 7 चॉइसेस हैं, कोई भी शर्ट उठा सकता है। उसके बाद उसके पास 8 पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैं तो उसके पास 8 चॉइसेस हैं, कोई भी उठा सकता है। तो अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 ज़ा 42 मल्टीप्लाई बाय 8 जब करेंगे तो 2 8 ज़ा 16 1 एंड दिस वुड बी 33। सो दिस विल बी 336 वेज टू सिलेक्ट अ पेयर ऑफ सूट। कोई भी एक सूट बना सकता है तो उसके पास 336 वेज होंगे। मान लीजिए अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली करें तो कैसे करेंगे? मान लीजिए उसके पास कितने कोट हैं? 6 कोट हैं। तो हम कहते हैं C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। क्योंकि 6 कोट हैं, कोट फॉर C फॉर कोट, पहला कोट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 कोट हैं। उसके पास अगर हम शर्ट्स देखें तो शर्ट्स उसके पास कितनी है? 7 हैं। तो हम लिखते हैं S1 शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 4, शर्ट 5, शर्ट 6 एंड शर्ट 7 शर्ट्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि ट्राउजर्स कितने हैं, ट्राउजर्स के पास 8 हैं। तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 एंड T8। मतलब कितने ट्राउजर्स हैं? 8 हैं। अब देखें उसका पेयर कैसे बन सकता है? 336 वेज कैसे होंगे? आप खुद परेशान होंगे। देखिएगा कैसे, देखिएगा। मैं कहता हूं कि पहले उसने कोट उठाया। जब उसने कोट पहला उठाया तो उसके पास कितने वेज होंगे कि वो मतलब एक पेयर डिफरेंट मतलब उसका कॉम्बिनेशन हो जाए। तो उसने पहले कोट उठाया, कोट के बाद उसने क्या उठाया? पहली शर्ट उठाई। जब उसने पहली शर्ट उठाई तो उसके साथ उसको ट्राउज़र भी पहनना है, तो ट्राउज़र पहनेगा। तो फिर उसके पास ट्राउज़र 1 उठाया। तो एक अरेंजमेंट ये हो गई आउट ऑफ 336, है ना। एक अरेंजमेंट ये हो गई कि उसने पहला कोट, पहली शर्ट और पहला ट्राउज़र उठाया। उसके बाद उसने क्या किया? दूसरे दिन पर उसने पहले दिन ये ऑफिस गया तो ये कॉम्बिनेशन करके गया। दूसरे दिन ऑफिस गया तो उसने कोट तो वही पहना, शर्ट भी वही पहनी, लेकिन उसने सिर्फ ट्राउजर चेंज कर दिया, सेकंड ट्राउजर उसने पहन लिया। तो दूसरी अरेंजमेंट ये हो गई। फिर तीसरे दिन पे जब भी गया तो उसने फिर ये ट्राउजर चेंज करके तीसरा ट्राउजर पहन लिया। तो सबने कहा हाँ भाई कॉम्बिनेशन तो डिफरेंट है। उसके बाद चौथा ट्राउजर पहना तो डिफरेंट हो गई, 5वां पहना तो डिफरेंट हो गई, 6ठा पहना तो डिफरेंट हो गई, 7वें दिन पे 7वां और 8वें दिन पे 8वां ट्राउज़र। बाकी शर्ट और कोट सेम थे लेकिन कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या किया कि जब उसका 9वां दिन था, मतलब सारे ये ख़त्म हो गए, तो उसने क्या किया? कोट वही पहना फिर से, लेकिन उसने क्या किया? शर्ट ये पहली नहीं पहनी। मतलब कितने वेज हो गए? 8 वेज हो गए, है ना। 8 पहला दिन, ये 8 दिन कंप्लीट हो गए। ठीक है जी। उसके बाद उसने शर्ट ये नहीं पहनी लेकिन शर्ट सेकंड पहनी। सेकंड शर्ट पहनकर फिर इसने वही ट्राउजर दूसरे दिन पे, फिर तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें दिन पर फिर से वही उसने कर दिया। तो मतलब फिर भी कॉम्बिनेशन डिफरेंट था। शर्ट क्या थी? डिफरेंट थी, है ना। शर्ट क्या? दूसरी शर्ट पहनकर ट्राउजर चेंज करता गया फिर से, है ना। फिर से वही पहनता गया लेकिन कॉम्बिनेशन इस शर्ट के साथ डिफरेंट था, इस शर्ट के साथ डिफरेंट हो गया। तो 8 और वेज आ गए। फिर उसने यही किया, यहां से ये गया कहां पर? थर्ड शर्ट पहनी उसने। थर्ड शर्ट पहनकर ट्राउजर्स इसने क्या किए? फिर से यही पहनने लगा, लेकिन कॉम्बिनेशन जो था वो डिफरेंट हो गया क्योंकि कोट तो वही था लेकिन शर्ट जो थी वो क्या हो गई? चेंज हो गई। और उसके साथ ये दूसरे दिन पर वो चेंज करता गया। तो तीसरी शर्ट के साथ भी उसके 8 डेज निकल गए। फिर 4th शर्ट के साथ उसने क्या किया? कोट वही, शर्ट डिफरेंट, 4th शर्ट और फिर ट्राउजर्स ऐसे पहनता गया। जब ट्राउजर ऐसे पहनता गया तो फिर इसके पास कितने? 8 वेज आए। फिर 5th शर्ट के पास साथ फिर
फिर इसने ट्राउजर्स चेंज कर दिए तो 8 वेज और आ गए, फिर 6th शर्ट के साथ 8 आ गए, फिर 7th शर्ट के साथ इसने क्या किया 8 वेज 8 डेज और गुजार दिए। तो देखें एक कोट पे इसने बाकी सारी चीज़ें पहन ली लेकिन कोट एक ही पहना, एक कोट पे इसने सारी चीज़ें पहनकर कितना किया 8 8 8 8 8 कितने हो गए 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गए, क्योंकि इस पे 8 इस पे 8 इस पे 8 इस पे 8 तो कितने हो गए 7 8 जा 56। हमने कहा कि 56 दिन इसने गुजार दिए, कैसे सिर्फ उसने कोट एक पहना था, कॉम्बिनेशन क्या थे डिफरेंट, मतलब 56 कॉम्बिनेशंस बन गए। आगे चलते हैं, उसने इस कोट को खत्म कर दिया, अब आया किस पे इस कोट पर सेकंड कोट पर। जब ये सेकंड कोट पर आया तो सेकंड कोट के साथ फिर इसने ऐसा ही किया, शर्ट 1 पहनी और ट्राउजर 1 पहना, फिर शर्ट वही ट्राउजर डिफरेंट ट्राउजर डिफरेंट ट्राउजर डिफरेंट 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 डिफरेंट। तो कोट 2 पर और शर्ट 1 पर इसने फिर से कितने 8 दिन गुजार दिए, है ना। फिर इसने क्या किया कि सेकंड शर्ट पर फिर 8 दिन गुजार दिए, फिर थर्ड शर्ट पर 8 दिन, फिर 4th 5th 6th 7th फिर से इसने 56 दिन और गुजार दिए, 56 दिन फॉर द सेकंड कोट। फॉर द थर्ड कोट अगेन ही हैज हाउ मेनी वेज 56 वेज, फॉर द फोर्थ कोट ही हैज 56 वेज, फॉर द फिफ्थ वेज ही हैज 56 वेज, फॉर द सिक्स्थ कोट ही हैज 56 वेज। तो कितने वेज होंगे 56 56 56 56 56, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 मल्टीप्लाई बाय 6 6 6 36, 5 6 36 एंड 3 दिस वुड बी 33, सो 336 वेज। तो कितने वेज हो गए, मतलब सूट को चेंज करने के 336 वेज हो गए, जो मैंने सिंपली प्रोडक्ट रूल के जरिए निकाला कि भाई 6 वेज हैं, 6 कोट्स हैं तो 6 वेज हैं सिलेक्ट करने के, 7 शर्ट हैं तो 7, 8 हैं तो 8, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 336 वेज आपको मिल गए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे ये है एक सवाल है नंबर 18, ये बोल रहा है कि 3 prizes are offered to a class of 50 students, in how many ways can they be given? Number 1, if they are for proficiency in 3 different subjects. Number 2, if they are the first, second and third prizes for the proficiency in the same subject. ठीक है जी, अब सवाल ये है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, उसमें इन्होंने क्या करना है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो फॉर द 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए करनी है। अब गए 50 स्टूडेंट थे तो हमने क्या किया कि हमने 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 1 2 एंड 3, 3 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जब 3 प्राइजेस हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हमने क्या किया कि पहली प्राइज जब हम देंगे तो वी हैव हाउ मेनी स्टूडेंट्स, वी हैव 50 स्टूडेंट्स, सो वी वुड से दैट वी हैव 50 चॉइसेस टू डिस्ट्रीब्यूट अ प्राइज, है ना, कि हमारे पास जब 50 स्टूडेंट हैं तो हम किसी को भी प्राइज दे सकते हैं, है ना, फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, है ना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। भाई 50 स्टूडेंट हैं तो किसी को भी दे सकते हैं, तो हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी 50 चॉइसेस होंगी, तो हमने लिखा फर्स्ट स्लॉट में 50 चॉइसेस। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं तो देखें सब्जेक्ट डिफरेंट है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और उसके साथ साथ केमिस्ट्री है। ठीक है जी, तो मैथमेटिक्स के लिए हमने देखा कि 50 में से हमने प्राइस दी तो हमारे पास कितने वेज थे 50 वेज थे, 50 चॉइसेस थी तो 50 लिखा। अब फिजिक्स की बारी आई, भाई फिजिक्स में प्राइस देना है, फिजिक्स में प्राइस देना है तो शायद जिसने मैथमेटिक्स में टॉप किया है जिसको प्राइस मिली शायद उसी को भी तो मिल सकती है ना, उसी को भी, भाई उसने शायद फिजिक्स में भी टॉप किया हो, तो हमारे पास फिर से 50 चॉइसेस होंगी एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो हम फिर भी यहाँ पर क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जब बारी आई केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री के लिए भी हमारे पास 50 ही चॉइसेस होंगी, क्योंकि शायद वो बच्चा इतना ही इंटेलेक्चुअल क्यों हो सकता है कि शायद वो फिजिक्स में भी टॉप करे, केमिस्ट्री में भी टॉप करे और मैथमेटिक्स में भी टॉप कर सकता है, मतलब मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और शायद वो केमिस्ट्री में भी टॉप करे। तो हमारे पास फिर से कितनी चॉइसेस होंगी 50 होंगी। तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 and 5 5s are 25, 25s are 5s are 125. So we have 1,25,000 ways to distribute 3 prizes when there are 3 different subjects. ठीक है जी, आगे चलते हैं कि भाई 3 prizes देने हैं, 85 स्टूडेंट्स को देने हैं, लेकिन if they are the first, second and third prizes for the proficiency in the same subject. अब सब्जेक्ट क्या है, एक ही है भाई, एक ही सब्जेक्ट है, उसके लिए हमें प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मान लीजिए हम क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने गए, प्राइज जब डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो 50 स्टूडेंट बैठे हैं, तो पहली जो प्राइज हम देंगे, फर्स्ट प्राइज जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैथमेटिक्स में भाई किसने टॉप किया है भाई उसको हमने प्राइज दी, है ना, सब्जेक्ट क्योंकि एक है, फॉर द सिंगल सब्जेक्ट, फॉर द सेम सब्जेक्ट, है ना, मैथमेटिक्स में किसकी फर्स्ट पोजीशन है भाई इसकी है। तो लेकिन हमारे पास चॉइसेस कितनी होंगी 50 होंगी, क्योंकि देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स, तो हमने 3 स्लॉट यहाँ पर बना लिए। हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं 50 चॉइसेस हैं, 50 चॉइसेस हैं फॉर द फर्स्ट प्राइज,
50 हमने लिख लिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया, सब्जेक्ट जब मैथमेटिक्स है तो अब हम दूसरी जो प्राइस हम जब अनाउंस करेंगे, भाई दूसरी प्राइस हमें देनी है, तो हमारे पास जो चॉइसेस होंगी वो चॉइसेस 50 नहीं रहेंगी। क्यों 50 नहीं रहेंगी? इसलिए क्योंकि जिसको हमने फर्स्ट प्राइज दी है मैथमेटिक्स में, उसी को हम सेकंड प्राइज मैथमेटिक्स में नहीं दे सकते हैं। उसको अब जब हम मैथमेटिक्स में सेकंड प्राइज नहीं देंगे तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उसको हमने पहली प्राइज दी, उसको बोला बच्चा आप इधर आ जाए, है ना। हम देखेंगे कि सेकंड प्राइज हम किसको देते हैं, तो उसी को हम सेकंड प्राइज नहीं दे सकते। तो वी हैव हाउ मेनी, 1 इज एक्सक्लूडेड, जो फर्स्ट पोजीशन दी जिसकी उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, बाकी रिमेनिंग विल बी 49, तो हमने 49 को प्राइज देनी है। तो वी हैव हाउ मेनी चॉइसेस, 49 चॉइसेस। जब हमने सब्जेक्ट सेम है तो जो सेकंड प्राइज दी उसको भी बोलेंगे भाई आप भी इधर आ जाइए, हमें प्राइज देनी है थर्ड प्राइज। तो थर्ड प्राइज देने के लिए हमारे पास जो मतलब चॉइसेस होंगी, हमारे पास जो बचेंगे स्टूडेंट्स बचेंगे वो बचेंगे 48, तो हमारे पास 48 चॉइसेस होंगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 48, ठीक है जी। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं 48 मल्टीप्लाई बाय 49, 9 8 72, 4 9 36 and 7 43 multiply by 4 8 32, 3 4 4 19, 2 5 3 2 मल्टीप्लाई बाय 50 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा 0, 5 2 10, 5 2 10 एंड 26, ये होगा 17, ये होगा 11 7 6 0 0, 11 7 6 0 0 वेज। हमारे पास कितने वेज होंगे, 1,17,600। मतलब अगर हमारे पास सेम सब्जेक्ट होगा तो हमारे पास जो वेज होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हम बच्चों को एक्सक्लूड करते जाएंगे, जिनको हम प्राइस देते जाएंगे, जो बचेंगे वो चॉइसेस होंगी। लेकिन जब सब्जेक्ट भी डिफरेंट होंगे तो एक ही बच्चा तीनों प्राइजेस ले सकता है, इसीलिए हम कहेंगे कि हम जो प्राइस देंगे वी वुड हैव हाउ मेनी चॉइसेस, फॉर द ईच प्राइज वी हैव 50 चॉइसेस। सो टोटल जो होंगे वो कितने होंगे, 1,25,000 चॉइसेस हो जाएंगी, ठीक है जी। इस एक्सरसाइज का आखिरी जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आखिरी बचा है, इसको हम हल करते हैं। देखिए सवाल ये है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 स्पैरोज, 5 स्पैरोज जो हैं कैन पर्च ऑन 3 ट्रीज। 5 स्पैरोज हैं और ट्रीज कितनी हैं, 3 ट्रीज हैं। व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू द चॉइस ऑफ ट्री, है ना। अब ये है कि 3 दरख्त हैं, 1 2 एंड 3। वी हैव हाउ मेनी ट्रीज, 3 ट्रीज हैं एंड 5 स्पैरोज, 5 चिड़ियाँ हैं। उनको अपनी रेस्टिंग प्लेस, मतलब दे हैव टू पर्च ऑन एनी ऑफ द ट्रीज, है ना। उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इन पे इन्होंने क्या बनानी है, रेस्टिंग प्लेस बनानी है, और इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मतलब जो पहली स्पैरो होगी उसके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसकी मर्जी है इस पे अपनी रेस्टिंग प्लेस पर्च करे, इस पे करे या इस पे करे, किसी पर भी अपना अखेरा या नेस्ट बना सकती है, या यहाँ पर बनाए या यहाँ पर या यहाँ पर, तीनों पर किसी पर भी बना सकती है। तो हम कहेंगे कितनी स्पैरोज हैं, 5 स्पैरोज हैं। 5 स्पैरोज के पास पहली जब स्पैरो आई तो उसके मतलब चिड़िया जो आई उसके पास 3 चॉइसेस हैं, या इस पे या इस पे या इस पे, 3 चॉइसेस हैं उसके लिए टू पर्च ऑन एनी ऑफ द ट्रीज। सो 3 लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरी आएगी उस पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके पास भी 3 चॉइसेस हैं। जो तीसरी आएगी उसके पास भी 3 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं और 3, मतलब पांचों के पास तीनों चॉइसेस हैं, नो रेस्ट्रिक्शन। तो हम कहेंगे 3 पावर 3 3 9 9 27 27 81 81 3 243। सो वी वुड से दैट देयर आर 243 ways for the 5 sparrows to perch on any of the 3 trees, ठीक है जी। उसके बाद आगे चल के एक सवाल इसमें आता है कि in how many of these ways will one particular sparrow, कोई एक particular sparrow be alone on any tree, किसी पर भी, और alone का मतलब है कि वो एक ही बना सकती है ना। मतलब एक स्पैरो जो है उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहीं पर भी ऑन एनी ट्री, किसी दरख्त पर भी वो अपना नेस्ट बना सकती है। इट कैन पर्च ऑन एनी ऑफ द 3 ट्रीज, है ना। मतलब एक ही स्पैरो के लिए टोटल कितनी है, 5 स्पैरो हैं। 5 स्पैरोज के लिए, एक स्पैरो के लिए कोई भी मतलब है कि किसी भी दरख्त पर वो अपना अखेरा नेस्ट बना सकती है। तो हम कहेंगे पहली स्पैरो के लिए
कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं कि भाई बाकी जो रिमेनिंग हैं, रिमेनिंग 4 जो स्पैरोज़ हैं, जो बाकी जो 4 चिड़िया बचती हैं, उनके पास उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो उस दरख्त पर नहीं आखिरा बना सकती जिस पर एक स्पैरो ने बना लिया है ना। मतलब वो अलोन ही रह सकती है, वो अलोन इस पे बनाए या इस पे। मान लीजिए उसके पास 3 चॉइसेस थी, इस पे या इस पे बना लिया। जब मान लीजिए उसने इस दरख्त पर स्पैरो बना लिया, इस पर बना लिया, तो बाकी जो 4 हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हैं कि इस पर वो नहीं जा सकते, क्योंकि वो जो पहली चिड़िया थी वो बादशाह थी, उसकी मर्जी थी इनमें से कहीं पर भी चली जाए, वो यहाँ चली गई तो बाकी रिमेनिंग इधर नहीं जा सकते। ये चिड़िया इधर अकेली ही रहेगी, अलोन, शी विल बी अलोन ऑन दिस ट्री। जिस पर भी वो जाए, वो इस पर गई तो वो इस पर अकेली होगी। बाकी जो 4 चिड़िया हैं वो इन दोनों में से कहीं पर भी आखिरा बना सकती हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग 4 हैं उसके लिए कितनी, जो सेकंड होगी उसके लिए 2 चॉइसेस हैं, जो थर्ड होगी उसके लिए भी 2 चॉइसेस हैं, जो फोर्थ होगी उसके लिए भी 2, और उसके लिए भी लास्ट वाले के लिए भी 2 चॉइसेस होंगी। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 16 3 = 48। सो वी वुड से दैट देयर आर 48 वेज फॉर दी 5 sparrows to perch on the trees if one particular sparrow be alone on any one of the trees। किसी एक पर भी आ गई तो बाकी उस पर नहीं जा सकते, तो there will be 48 ways। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है परमुटेशन की। इसमें हमने परमुटेशन इतना यूज़ नहीं किया है, लेकिन प्रोडक्ट रूल अच्छा यूज़ किया है, और प्रोडक्ट रूल के बारे में आपको बहुत अच्छा आइडिया हो भी गया होगा। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जैसे हम चलेंगे तो काफ़ी चीज़ें हम परमुटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद अब हम करेंगे क्या, कुछ MCQs लिखूँगा, उन MCQs के आप सवाल मुझे बताइएगा, और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपसे नहीं होते, मतलब मैंने तो कोई होमवर्क दिया नहीं है ना, तो मतलब जो भी मतलब इसमें कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।